अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। IMF का मिशन अगले प्रोग्राम के लिए खामोशी के साथ पाकिस्तान पहुंच गया है और ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है गिवन द फैक्ट कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जो IMF का मिशन है वो 1 हफ्ते या 10 रोज़ तक पाकिस्तान आएगा, लेकिन उसके अगले ही रोज़ हमने देखा कि IMF का जो मिशन है वो खामोशी से पाकिस्तान के दौरे पर आया है और ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इस दफ़ा एक नहीं बल्कि 2 प्रोग्राम्स की बात हो रही है बेल आउट की। तो शहबाज, सबसे पहले तो आई थिंक आम तौर पर इसमें कोई ढकी चुकी बात तो नहीं है, सबको पता है कि हमने अगला एक IMF का प्रोग्राम लेना है, ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ था। तो सबसे पहले तो आखिर इसकी क्या वजह है, क्योंकि माजी में भी जब भी IMF का मिशन आया है तो बाकायदा तौर पर अनाउंस होता है, तो आप ही की खबर है कि इस दफ़ा खामोशी के साथ ऑलरेडी IMF का जो मिशन है वो लैंड कर गया है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? सबसे पहले तो इसको ज़रा क्लैरिफाई करें। नहीं कामरा, मुझे खुद इस बात की समझ नहीं आ रही कि वजारत ख़जाना ने क्यों इसको एक सस्पिशियस मैटर बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनाउंस कर चुके हैं, ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं, IMF ने वाशिंगटन से ये स्टेटमेंट दी थी कि मिड ऑफ मई एक IMF का मिशन जो पाकिस्तान जा रहा है, नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में एक इंतहाई एक सस्पिशियस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। हम पिछले प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इवन कि जब पाकिस्तान के बोर्ड की डेट थी जिसमें IMF ने आखिरी जो लोन ट्रांच है $1.1 बिलियन की अप्रूव की, उसकी जो कैलेंडर था IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, उसके अंदर भी पाकिस्तान मेंशन नहीं था, लेकिन हमें उस वक्त भी ज़राए से पता चला कि नहीं, आज मीटिंग है और ये होने जा रहा है। इसी तरीके से इसी हफ्ते पहले जो वज़ीर ख़जाना उन्होंने पब्लिकली उन्होंने जाके ये बात कही कि 7 से 10 दिन के बाद IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा और 10 से 14 दिन के लिए वो पाकिस्तान रहेगा। जो बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उन्होंने भी इस बात को बड़ा श्योर किया कि नहीं, इस हफ्ते तो बिल्कुल मिशन नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सा डाउट था इनकी एक्टिविटीज़ से, जिस तरीके से ये मामला को सस्पिशियस रख रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे वाकई इस बात की समझ नहीं आई कि व्हाट इज़ द फर्स्ट अबाउट द डेट और द वेन्यू ऑफ द IMF विजिट। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आते हैं या कोई भी हेड ऑफ द स्टेट किसी गवर्नमेंट के आते हैं या हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, तो वो उनके जो डेट्स हैं वो अनाउंस होती हैं। फॉरेन ऑफिस आप डील करते हैं, आपको पता है, कोई जब विजिट होता है उसके सामने उसका कर्टन रेजर भी आ जाता है, जर्नलिस्ट को बुला के बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी दी जाती है। यहाँ पे IMF की टॉक्स को और उसके मिशन को ऐसे हैंडल किया जाता है जैसे पता नहीं कि क्या एक इशू है इसके हवाले से। लेकिन उसमें जो मैं आपसे पूछना यही चाहूँगा कि कोई अभी तक, अब तो ज़ाहिर है कि बेशक अगर उसको छुपाया जा रहा था खबर, तो अब ये सामने आ गई ना, तो उसके बाद कोई रद्द अमल सामने आया है हुकूमत की तरफ से? नहीं, रद्द अमल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खामोशी। बल्कि आज इस हवाले से उनकी जो इब्तदाई मुलाकातें थी कुछ अहम वो भी हुई हैं, उसके हवाले से एक आज हम खबर भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में करेंगे, इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस करें। लेकिन नाज़रीन, चूंकि ये मामला एक क्रेडिबिलिटी का होता है, जब किसी भी काबीना के वजीर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए तो उसकी एक अहमियत होती है। इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना पब्लिकली गए, वो PTV हेडक्वार्टर में बैठ के 2 और वफाकी वज़रा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये ज़रा पहले वो सुनते हैं। इंशाल्लाह ये IMF का मिशन अगले 7 से 10 दिनों में यहाँ आएगा और उसका मकसद ही ये है कि जो उसमें जो कॉन्टूर्स है, जो उसके खदो खाल हैं प्रोग्राम के, कितना अरसे के लिए होगा और उसका हुजम क्या होगा, एग्जैक्टली यही हम डिस्कशंस यहाँ करेंगे इंशाल्लाह अगले 8-10 दिनों में। तो उसमें फिर हम आपको उसके बारे में आगाह रखेंगे जब वो कंक्लूड हो जाएगा, जो हमारा वो तकरीबन 10 दिनों के लिए या 2 हफ्तों के लिए यहाँ मौजूद होंगे। जी, आपने सुना कि बड़ा क्लियरली वो बता रहे हैं कि 7 से 10 दिन में IMF का मिशन आ रहा है। ये बात हो रही है 7 मई मंगल को, और कामरान जुमेरात को IMF का जो वो मिशन है वो पाकिस्तान लैंड करता है, और जुमा यानी आज उसकी जो इब्तदाई जो उसकी वो मुज़ाकरे स्टार्ट हो जाते हैं। जब इस किस्म की कोई चीज़ें होती हैं तो ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बढ़ता है। हर वो बात जो कोई भी सीनियर ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहे या वज़ीर ख़जाना कहेंगे तो उसको फिर शक की निगाह से देखा जाएगा। फिर जर्नलिस्ट भी होंगे, उसकी डबल उसी वेरिफिकेशन करेंगे कि आमतौर पर होता यही है कि जो बात कही जाती है ऑन द रिकॉर्ड कही जाती है और इतने सीनियर फोरम से कही जाती है तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो अच्छा, ये क्या इसकी वजह ऑब्वियसली IMF की तरफ से भी कोई रद्द अमल तो सामने नहीं आया, तरफ से भी नहीं आया। आम तौर पर आई नो कि पाकिस्तान अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। क्या इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि बहुत से जो फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं सिक्योरिटी को लेके, हो सकता है उनके कंसर्न्स होते हों
कि उस वजह से शायद उसको पब्लिक ना करना चाहते हो? मतलब मैं जस्ट जो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन पाकिस्तान है, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी गालिबन कम से कम 21 कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे, उनके हेड ऑफ द कंपनीज, वो पाकिस्तान आए। उससे पहले उनके मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए। एक पब्लिक इवेंट होता है, उसमें ऐसा क्या सिक्योरिटी का कंसर्न है कि ये जो 4-6 लोग IMF के आते हैं, उनकी सिक्योरिटी, ये जो डिग्निटरीज हैं दूसरे ममालिक से आ रही उनसे भी ज़्यादा है। तो मुझे इसमें मिस मैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग ज़्यादा लग रही है, बजाय कि इसके पीछे कोई सिक्योरिटी का। अगर सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तो IMF की टीम पाकिस्तान आती ही नहीं, वो कतर में या दुबई में या टर्की में कहीं और मुज़ाकरात। और आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ें छुप तो सकती नहीं है। देखें, अब वो आ गए हैं तो ये चीज़ तो अब रिपोर्ट हो गई है। अब जो अगला अहम सवाल है कि ऑब्वियसली हमने एक और प्रोग्राम, और माशाल्लाह से 24वां हमारा ये IMF का प्रोग्राम है। अब इसमें ये बात भी कही जा रही है कि ये एक नहीं बल्कि 2 बेल आउट्स होंगे। तो ये ज़रा एक्सप्लेन करें कि 2 प्रोग्राम हमें क्यों चाहिए एक ही वक्त पे? पाकिस्तान की इस साल की जो एस्टिमेटेड फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो गैर मुल्की कर्जा उसको चाहिए अपने पुराने कर्ज उतारने के लिए, और जो एक्सपेक्टेड करंट अकाउंट का खसारा होता है उसकी फाइनेंसिंग के लिए, वो 25 से 30 अरब डॉलर है। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अभी जब टॉक्स होंगी तो अगले साल की जो असेसमेंट है फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स की, वो सामने आ जाएगी। एक जो IMF का प्रोग्राम जो इस वक्त पाकिस्तान का कोटा है, कोई रफली कोई 8 अरब डॉलर के करीब हमारा कोटा है, 8.2 बिलियन डॉलर। इसमें से हमने पहले ही कुछ कर्जा IMF का लिया और जो हमने वापस करना है। तो हमारा जो साइज ऑफ द प्रोग्राम है, वो चाहते हुए भी कि हम बड़ा लेवल नहीं ले सकते, हमारे पर कोटा लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए हमारी जो ज़रूरियात है पूरी नहीं हो रही। दूसरा, एक नेचुरली एक विंडो भी अवेलेबल है हुकूमत के पास, और विंडो इस सूरत में अवेलेबल है कि उनके एक रेजिलियंस एक फैसिलिटी होती है, उसका नाम है गलबन रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये वो ममालिक जो माहौलियात की तब्दीलियों की वजह से मुतासर होते हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म एक कर्जा दिया जाता है। उसमें लोन अमाउंट तो शायद इतनी बड़ी नहीं होती, 1.5-2 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम होगा। जो दूसरा अगर होता है तो उसके लिए ये पैसा दिया जाता है। और गालिबन आई थिंक जो बांग्लादेश ने अभी प्रोग्राम लिया है वो इसी इंस्ट्रूमेंट के अंडर इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो एक तो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जिसके हवाले से बात हो चुकी है, उसकी तो अभी इमीडिएट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की कि वो हो जाए। अगर तो उसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है RSF का जो प्रोग्राम है, अगर वो हो जाता है तो फिर अभी उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन ये है कि अगस्त सितंबर के करीब जाके उसके ऊपर फर्दर बात हो सकती है, जब पहला उसका रिव्यू। अच्छा, जो क्लाइमेट रिलेटेड जो फंडिंग मिलती है आपको या लोन मिलता है IMF की तरफ से, क्या उसकी जो शराइत हैं वो मुख्तलिफ होती हैं जो अदरवाइज आपका प्रोग्राम जो ये EFF का जो इसके पॉलिसी मैट्रिक्स होगा, जो इसकी शराइत होंगी वो डिफरेंट होंगी, और ये जो क्लाइमेट वाला होगा इसकी एक डिफरेंट सेट ऑफ इसकी पॉलिसी। तो वो थोड़ी आसान होती है क्या जो क्लाइमेट से रिलेटेड? कहा नहीं जा सकता है, ये एक नई फैसिलिटी है। मैंने भी इसके ऊपर पहले रिपोर्ट नहीं किया, तो लेट्स सी कि इसकी क्या शराइत होती है। लेकिन अगर हम EFF को देखें तो ये एक बड़ा ही एक मुश्किल एक प्रोग्राम आने जा रहा है। जो मेरी वजारत खजाना के ज़राए से बात हुई है कि दिस कैन बी वन ऑफ द टफेस्ट जो है वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने साइन किया है करने जाएगा, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ को अगर हम डिस्कस कर लें, जो इजाफी टैक्सेस की बात हो रही है, इसमें तकरीबन 1300 अरब रुपए के आसपास, 1250 से 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस अगले साल IMF कह रहा है पाकिस्तान को लगाने के लिए, जिसमें जो हाफ ऑफ द अमाउंट है उनका ये ख्याल है कि जो हमारे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल्स, उन दोनों से वसूल किया जाए। उसके अलावा उसमें पेंशनर्स के हवाले से भी उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ और जो टैक्सों में छूट है उसके हवाले तो कॉम्प्रीहेंसिव एक प्लान है। तो अब आपसे लेके बजट तक, और जब तक ये IMF का मिशन है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो मतलब इसके हवाले प्रोग्राम तो होगा, लेकिन इसकी स्पेसिफिक्स पर जाने से पहले आगे फर्दर भी खास करके सैलरी क्लास और बाकी उन पर क्या मुमकिना तौर पर फर्दर बोझ पड़ सकता है। 24वां हमारा ये प्रोग्राम है, मतलब रिकॉर्ड आई थिंक शायद हम पाकिस्तान पहले नंबर पे, अर्जेंटीना और पाकिस्तान का आपस में शायद मुकाबला कंपटीशन है। तो जब कोई भी दो फरीकैन आपस में ऑब्वियसली आपको पता है कि एक मुआहदा करते हैं, तो फिर कसूर दोनों का होता है कि अगर आप अल्टीमेटली उसका गोल अचीव ना कर सकें। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर IMF का प्रोग्राम इतना ही अच्छा होता, या IMF की ने जो भी शराइत आयद की उस पर वो अगर कामयाब हो जाते उसको बनवाने में, तो पाकिस्तान को इतने प्रोग्राम्स की ज़रूरत ना पड़ती। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान पर तो हम क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, ये IMF का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि बार बार पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ता है?
मैंने आज इंटरव्यू किया, उनके एक यहाँ पे आए हुए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट जो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम का, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तानी नज़ाद हैं वो। उनकी आज वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात थी, कल वज़ीर ख़जाना से भी मिले, तो उनसे मैंने यही सवाल किया आज कि 23 प्रोग्राम जो है वो हो चुके हैं, 2 उसमें कंप्लीट हमने किए हैं, 21 नाकाम हो गए। इवन हम 23वां प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद भी IMF के पास जा रहे हैं, तो इस किसी की तो ये जिम्मेदारी बनती है ना, तो इसमें IMF की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वर्ल्ड बैंक की भी बनती है जो इक्वली पार्टनर होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तो होती है। तो उनका ये कहना था कि जब तक जो गवर्नमेंट्स ऑफ द डे होती हैं वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती और प्रोग्राम के साथ जो बाकी रिफॉर्म्स इस्लाहात करनी होती हैं वो नहीं करती ये गवर्नमेंट्स, तब तक कोई भी जो प्रोग्राम है और वो कामयाब नहीं होगा मुकम्मल तौर पर, और तब तक पाकिस्तान जो है वो IMF के इसी तरह की जो सूरत है उसमें रहेगा। तो 24वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो, उसके लिए जो ज़रूरी है वो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम IMF की जो शराइत है वो मान लें और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो तो फिर हम वही काम करना शुरू कर दें जो इससे पहले करते थे। उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ होती है कामरान वो होती है कि इस्लाहात। ताकि चंद एक बड़ी जो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि ब्रेक से जाने से पहले आपसे डिस्कस करें, उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। IMF की जो रिकमेंडेशन आ रही है उसमें लग ऐसे रहा है कि वो तबका जिसके ऊपर या तो पहले से ज़्यादा बोझ है उन पर मज़ीद बोझ डाला जाए, या वो तबका जिसके ऊपर उस तरीके से इस वक्त बोझ तो नहीं है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात है, जो महंगाई की सूरत हाल है, उसमें उन पे टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। बात हम इस वक्त कर रहे हैं पेंशनर्स की, वो तमाम जो रिटायर्ड मुलाजमीन है हुकूमत पाकिस्तान की, जिसमें मिलिट्री पेंशनर्स भी शामिल है और सिविलियन पेंशनर्स भी। IMF की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है कि इन पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक तजवीज़ मुनासिब तजवीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो ऐसी क्लास है पेंशनर्स की जो बहुत कम पेंशन लेते हैं, वो अगर उनके पेंशन का लेवल कम है तो वो इस ब्रैकेट में वैसे ही फॉल नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनकी जो पेंशन है वो मिलियंस ऑफ रुपीस पर मंथ है, जिसमें हमारे जुडिशरी के लोग हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल हमारे दूसरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और कुछ ऐसे भी पेंशनर्स हैं जो 2-2 पेंशन ले रहे हैं। तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो लगना चाहिए, किसके सामने चीज़ है। इसके साथ ही दूसरी जो बात है वो ये कि जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशनरी स्कीम्स है पेंशन की, उसके ऊपर भी IMF ने जो वो है टैक्स लगाने का कहा है। इसमें आपके बहुत सारे प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड स्कीम्स हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की जो पेंशन फंड्स हैं उसके ऊपर, फिर जो ग्रेजुटी होती है गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की, उसके साथ ही उनकी जो कम्यूटेशन होती हैं उन कम्यूटेशन के ऊपर भी, सब के ऊपर वो पेंशन जो है उसकी जिस किस्म की भी पेंशन है उसके ऊपर कामरन ये जो IMF ने कहा है कि टैक्स लगाएं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है और क्या हुकूमत ये तजवीज़ मान लेती है, क्योंकि इस वक्त जो ये है वो सारे फिक्स्ड इनकम ग्रुप, चंद को टॉप पे छोड़ के होता है असल में ये पाकिस्तान में कि एक ऐसी मिसाल दे दी जाती है, इसके बाद बंदे के पास जो मॉरल आर्गूमेंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल यहाँ पे अब ये दी जाएगी कि जो वो पेंशनर्स जैसे जुडिशरी है, जजेस रिटायर्ड है, उनकी पेंशन ज़्यादा होती है तो वो ले रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो पेंशन को बिल्कुल टैक्स करें अगर ये करना चाहते हैं, लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं उसको देख लें कि इन हालात में क्या पेंशन को टैक्स होना चाहिए या नहीं, या ऐसे वक्त में कि जब कुछ इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाए, लोगों के इनकम लेवल्स बेहतर हो तो फिर इनको टैक्स किया जाए। उससे भी ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि बजाय इसके कि आप ऑलरेडी जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डालें, हम अपनी जो टैक्स बेस है, टैक्स नेट है, उसको क्यों नहीं बढ़ाते। अगर उसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे, ख़ास करके जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो IMF क्या कह रहा है कि हुकूमत कौन से नए टैक्स लगाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है अगले IMF के प्रोग्राम के लिए, और ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे शहबाज के पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये जो प्रोग्राम होगा अगला 24वां, इट कुड बी वन ऑफ द टफेस्ट IMF प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने इससे पहले साइन किया, क्योंकि बड़ी सख्त शराइत का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है और उस पर अमल दरामद करना पड़ सकता है। हुकूमत पर तो ऑब्वियसली जो भी मुश्किलात आएंगी उन्होंने तो ऑब्वियसली उसको कर देना है ट्रांसफ़र, जो भी अगर उन पर दबाव आता है। और एक जो कंडीशन, और IMF लगता है कि फेवरेट उनके जो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो पिसा हुआ तबका है या जिससे आप पहले ही टैक्स ज़्यादा निचोड़ रहे हैं, उसी को ये टारगेट करना चाहते हैं। जो आपने जिक्र किया था कि 1300 अरब रुपए के
नए टैक्स लगाने की बात हो रही है, और आधे जो हैं वो कहते हैं जी आप लें सैलरीड क्लास और जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं। अब इसमें जो प्रपोजल जो आपने खबर दी है, जिक्र हो रहा है कि सैलरीड क्लास और जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं इनको एक ही तरह से शायद ट्रीट किया जाए, तो अगर ऐसा होता है तो इसका क्या नुकसान होगा, खास करके जो तनख्वाहदार तबका है? कामरान, तनख्वाहदार तबका के हवाले से उनकी 5 से 6 बड़ी सिफारिशात हैं जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी दी हैं। जब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टोरी की थी दिसंबर में कि IMF ने कहा कि जो सैलरीड क्लास की जो उसके ऊपर टैक्सों का बोझ है वो बढ़ाया जाए, तो उस वक्त थ्रू रॉयटर्स उन्होंने एक IMF ने रिएक्शन दिया, मुझे डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं जवाब दिया कि जी अभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तो मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी तजवीज़ ज़ेर गौर थी या नहीं। वही एग्जैक्टली हुआ। IMF की टीम पाकिस्तान में है और आने से पहले उन्होंने अपनी एक फाइनल जो टैक्स डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो पाकिस्तान को भेजी, वो हतमी रिपोर्ट है उनकी। उसके अंदर जो सैलरीड क्लास के हवाले से 5-6 बड़ी तजावीज़ आ गई हैं। अगर इन तजावीज़ को पर अमल दरामद कर दिया जाता है तो यकीन माने पाकिस्तान की जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो लो मिडिल इनकम ग्रुप में चला जाएगा, जो लो मिडिल इनकम ग्रुप है वो पॉवर्टी के सर्कल में जाके गिरेगा। तो ये मेरा ख्याल इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो इंटरनेशनल आपके फॉरेन कंसल्टेंट एडवाइजर्स होते हैं उनको पाकिस्तान के मारूजी हालात का पता नहीं होता। वो वहाँ बैठ के वहाँ की जो सैलरी होती है और उसको कंपेयर कर रहे होते हैं पाकिस्तान की सैलरी के साथ। जो वहाँ का जो सैलरीड पर्सन है जो यूरोप के अंदर है, जो अमेरिका के अंदर है, उसको जो सोशल सिक्योरिटी के और जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। इसके बावजूद 5 से 6 बड़ी उनकी तजावीज़ आई, जिसमें सबसे बड़ी उनकी रिकमेंडेशन ये है कि इस वक्त जो 2 तरह के पाकिस्तान में जो है ना टैक्स के जो स्लैब्स हैं, एक है सैलरीड क्लास और एक नॉन सैलरीड जो होते हैं बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके रेट्स और उनकी जो टैक्स लागू जिस इनकम पे होता है वो डिफरेंट है। अब बेस तो सबकी एक ही है, 6 लाख से ऊपर ही सब पे टैक्स लगता है, लेकिन ऊपर जो रेट्स हैं वो जाके चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने इसको ये कहा IMF ने कि सैलरीड इंडिविजुअल्स और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के जो इस वक्त की एक उसके अंदर जो फ़र्क है वो ख़त्म कर दिया जाए और दोनों क्लासेस को एक ही टैक्स रेट के ऊपर टैक्स किया। अब इसको समझने के लिए मैंने वो टेबल निकाले हैं दोनों कि वो क्या इसके ऊपर कामरान फ़र्क पड़ेगा। जैसे इस वक्त जो बिजनेस इंडिविजुअल है उस 6 लाख के ऊपर उसके लिए भी 0 टैक्स है, और जो दूसरा ये 6 लाख सालाना इनकम है, मतलब 50,000 रुपये माहाना की बात हम कर रहे हैं, और सैलरीड पर्सन का भी अगर 6 लाख आमदन है तो 0 है। अब चले जाते हैं इसके ऊपर वाली ब्रैकेट। इसके बाद जो सैलरीड पर्सन है उसको टैक्स लगता है 12 लाख की आमदन के ऊपर। 12 लाख अगर उसकी सालाना आमदन है या मंथली 1 लाख रुपए की आमदन है तो उसका जो टैक्स रेट है वो 2.5% है। इसके मुकाबले में जो बिजनेस इंडिविजुअल है 8 लाख रुपए के ऊपर एनुअल इनकम के ऊपर उसको टैक्स रेट लगता है 7.5%। तो यहाँ पे एक डिस्पैरिटी है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इस डिस्पैरिटी को खत्म करके दोनों को बराबर कर दिया जाए, ना सिर्फ बराबर कर दिया जाए बल्कि इसके रेट्स पे भी चेंज कर दिया जाए। वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक इंसेंटिव क्रिएट कर दिया कि जो आपका जो तनख्वाहदार तबका अगर उसकी बिजनेस इनकम भी है तो वो उसको तनख्वाह में शो कर रहा है, बिजनेस में शो नहीं कर रहा क्योंकि टैक्स रेट कम है। इसके बाद जो अगली स्लैब है वो जो बिजनेस क्लास है उसके लिए 12 लाख के ऊपर उसका रेट है 15%, और सैलरीड क्लास का कितना था? उसका रेट था 2.5%। तो और जो सैलरीड क्लास का जो 24 लाख के ऊपर 12.5% रेट, अगेन यहाँ पे एक डिस्पैरिटी है। वो कर इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म करके आप जो 12 लाख वाली आमदन है उसके ऊपर ही 15% टैक्स ले जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी माहाना आमदन एज अ सैलरीड पर्सन 1 लाख रुपया है तो IMF आपको ये कह रहा है कि उसमें से 15,000 रुपया आप ले लें। अभी जो तनख्वाहदार तबका है वो दे रहा है 2,500 रुपया, अगर 2.5 कम है इसको 15,000। अब लाख रुपया पाकिस्तान में जिसकी आमदन है इन हालात के अंदर क्या वो 15,000 रुपया अफोर्ड कर सकता है? बिजनेस इंडिविजुअल वाले के पास तो चॉइस होती है, वो अपनी कितनी आमदन दिखाता है कितनी नहीं है। तो मेरी और आपकी सैलरी बाद में मिलती है, उसमें एट सोर्स वो सारा डिडक्ट कर लेते हैं ग्रॉस के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। फिर इसी तरीके से जो तीसरा अगले वाला जो स्लैब का रेट है 24 लाख के ऊपर बिजनेस के लिए ये रेट है 20% इनकम टैक्स का रेट। मतलब अगर आपकी 2 लाख रुपया है तो उसका जो बिजनेस क्लास का रेट है 20% का, मतलब आपका हो गया कोई 40,000 रुपया वो टैक्स यहाँ पे दे रहा है 2 लाख की आमदन के ऊपर। तो सैलरीड क्लास में ये ब्रैकेट आपको लगती है 22.5% की 36 लाख के ऊपर। तो ये कह रहे हैं 36 को भी आप ले जाएं उसी 12, अगर 2 लाख मंथली है तो आप उसमें दें 40,000 रुपया टैक्स। और अगली स्लैब जो बिजनेस की है वो 30 उसकी है तकरीबन 30 लाख के ऊपर 25% रेट है, और उसकी अगर आपकी उनकी 40 लाख है तो उसके लिए 30% रेट, और 40 लाख से ऊपर है तो 35% रेट है। सैलरीड में 36 लाख के बाद जहाँ पे 22.5% रेट है 60 लाख के ऊपर जाके रेट लगता है 27.5%, और 60 लाख से ऊपर है वो है रेट 35%। अब यहाँ पे कैच है, इस वक्त अगर आपकी माहाना आमदन आपकी बनती है 5 लाख प्लस
तो आपके ऊपर 35% रेट है। IMF ये कह रहा है कि एज अ सैलरीड पर्सन ये जो 5 लाख वाला रेट है इसको आप नीचे ले जाएं, बल्कि 3.5 लाख भी पूरा नहीं बनता, 3,33,000 रुपये अगर आपसे ज़्यादा आपकी आमदन है तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगना चाहिए वो 35%। मतलब ये कि अगर आपका 3,33,000 रुपये के ऊपर 35% रेट हो तो होम टेक आपकी जो सैलरी बचती है 2,17,000 रुपये बचती है। तो ये इनकी तरफ से ये बड़ी रिकमेंडेशन। उसके साथ ही दूसरी चीज़ है जिसको बिल्कुल जो पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है उसको IMF इग्नोर कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप इसको जो नॉन टैक्सेबल इनकम है जिसको 50,000 रुपये तक आमदन है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो FBR ये चाह रहा था कि ये जो 6 लाख है ये 50,000 इसको बढ़ा के 83,000 रुपये महाना या 10 लाख रुपए सालाना कर दिया जाए जहां पे जीरो टैक्स हो, क्योंकि जो रुपए की कदर कम हुई है, महंगाई में इजाफा हुआ है, थोड़ा ऑफसेट हो जाए। IMF ये कह रहे नहीं आप इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको 6 लाख रुपए तक ही रखें। ठीक है, यहाँ से बेस का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको हैवी डबल टैक्सेशन हो। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आप सैलरीड नहीं है, तो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें जो भी आप टैक्स लगाएं, बेशक मैं नौकरी कर रहा हूं, वो मेहनत करके किसी तरह पैसा कमा रहा है, होना ये चाहिए कि ठीक है टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि सारों को आप यकसन ट्रीट करें। लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस इंडिविजुअल है, उसके पास एक ऑप्शन होता है। मसलन उसकी अगर सालाना आमदनी उसने शो की है 30 लाख रुपए रेवेन्यू उसका, तो हो सकता है कि वो अपने खर्चे डाल डूल के अपनी शो करे कि जी मैं तो 6 लाख रुपए मैंने इस महीने मुझे, और उसमें तो जीरो आपको वो है। सैलरीड क्लास को ऑन दी अदर हैंड आपका एट सोर्स कटना है। आप जितनी अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है या 1.5 लाख रुपए सैलरी है, उसमें तो आप खर्चे डालने का ऑप्शन नहीं, या तो फिर सैलरीड क्लास को भी ऑप्शन नहीं। सैलरीड क्लास जो अगर लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, ऐसा तो नहीं है कि जो उसका घर का किराया है या बिजली का बिल है या बच्चों की फीस है वो सरकार दे रही है, बाकी लाख रुपया वो बस उससे मौजें करता है, खर्चे तो उसके भी हैं, फिर उसको भी मौका आप दे दें। तो इस सिस्टम को आई थिंक ये जो सारा है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है कि रैशनल तरीके से करें ताकि ऑप्शन सैलरीड क्लास के पास भी हो कि वो भी कुछ बेनिफिट ले सकें। देखिए वो प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रहा है कामरान के सैलरीड क्लास की कोई आवाज़ नहीं है, इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, उस तरीके से ये प्रेशर ग्रुप्स नहीं है, ये बेचारे हर वक्त अपनी 9 to 5 जॉब में रहते हैं और हमारे पास तो 9 to 5 वाला भी ऑप्शन नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा तो ना करें ना, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हैं, आपने खुद कहा था 4-4 सैलरियां मिली हैं, जो 7 बाबूज होते हैं उनका क्लाउड नहीं है क्या वो प्राइम मिनिस्टर से ये कहलवा के 4-4 सैलरीज ले सकते हैं? तो फैसले तो वहीं पे होना होते हैं। सिंपल आर्गुमेंट दे दिया जाए, आपकी बात ठीक है, सिंपल आर्गुमेंट दे दीजिए कि क्या करें जी, बड़े मजबूर हैं, IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा वरना डिफॉल्ट हो जाएंगे तो आपको ये तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, वहां पर उनको चुप करवा दिया जाता है। अब जैसे वो सोलर पैनल वाला इशू था, अब सोलर पैनल पे क्या कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के गरीब तरीन अवाम पे बोझ पड़ रहा है सोलर पैनल्स का, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। तो वो जो मिडिल क्लास भी जो लगा रही है सोलर पैनल, तो वो उसका बोझ अवाम पे पड़ रहा है। खलीक कियानी साहब की इसी हफ्ते एक स्टोरी आई है कि नेपरा के मुताबिक ये जो सोलर पैनल्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी मिक्स के अंदर 0.39% है, 1% भी नहीं है। एक्सक्यूज क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान के गरीब तरीन वहां पे उसका बोझ पड़ रहा है। असल में वो जो लॉबीज है IPPs की, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की लॉबी जो है, गैस इंपोर्टर्स की लॉबी जो है, डीजल इंपोर्टर्स की, वो प्रिवेल कर रही है। उनको बेनिफिट देने के लिए गरीब आवाम का नाम इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, बट डू यू थिंक रियली इस वक्त ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत सी दबाव में भी है और आमतौर पर बजट के अंदर भी कोशिश करते हैं कि सैलरीज इंक्रीज करें, कोई इंसेंटिव्स दें, कि IMF बेशक कहती रहे इतनी ड्रास्टिक जो चेंजेस हैं वो गवर्नमेंट इतना रिस्क ले सकती है कि वो करेंगे कि इतना मैसिव टैक्सेशन लगाएंगे? 2 जवाब हैं आपकी बातों के। नंबर 1, अभी इसी IMF के प्रोग्राम के होते हुए अभी बोर्ड का भी अप्रूवल नहीं हुआ था। 4 जो रिवॉर्ड्स थे हमारे प्यारे वजीर खजाना ने, वजीर आजम ने अप्रूव कर दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिसर्स थे। इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की रेनोवेशन के लिए 16 करोड़ 20 लाख रुपए अप्रूव किए। इसी हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। इसी हफ्ते डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो ऑनरेरियम्स थे अप्रूव किए गए। वो अनाउंस इन्हीं वज़ीर आज़म ने अगस्त 2023 में किए थे, जब इन्होंने एक वहाँ पे एक शिप, तारिक के नाम एक शिप था, उसका इफ्तिताह किया था, वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया, तो अब इन्होंने पे किया है। तो IMF के प्रोग्राम होते हुए भी जो इन्होंने काम करना होता है वो कर लेते हैं। बस मसला ये है कि आपकी लॉबी होनी चाहिए, मसला ये है कि आप जो प्राइम मिनिस्टर के करीब हों तो कोई आपका मसला नहीं है, अगर उधर से उनको अपने बेनिफिट उस तरीके से ले जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पे आगे मजीद भी हम डिस्कशन जारी रखें, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे IMF ने ये भी पाकिस्तान को रिकमेंड किया है कि जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं उनको सैलरी के हवाले से उनको जो एक अलाउंस मिलता है, उनको टैक्स की जो छूट है वो भी ख़त्म की जाए। इसके अलावा जो टैक्स क्रेडिट मिलता है कुछ और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ऊपर वो भी ख़त्म किया जाए। और एक लंबी लिस्ट है
जिसमें एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन जाती है वर्कर्स वेलफेयर फंड में, वो अभी टैक्स एग्जेम्प्टेड है वगैरह नहीं, जो एम्प्लॉयर जो वर्कर वेलफेयर फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसको भी टैक्स के नेट में लाया जाए। मुश्किल मरहला है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की जरूरत है, लेकिन क्या कोई भी कौम इस तरीके से नेगोशिएट करती है जैसे हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खजाना IMF के साथ कर रही है? ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक में जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसे वजारत खजाना ने जो पाकिस्तान की काबीना है और पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसको पीछे किया और IMF को तरजीह दी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हम जिक्र कर रहे हैं कि एक और IMF का प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली हासिल कर भी लेंगे। लेकिन जब आप बार बार जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास तो फिर होता यही है कि उनकी जो मुदाखलत है कई ऐसे अहम जो मामलात जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत को खुद फैसला करना चाहिए, तो वहाँ पर फिर बाहर के इदारे भी आप पे डिक्टेट करते हैं। जो अब हम खबर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इसी से ताल्लुक़ है। एक तरफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ज़ाहिर है कि जो भी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से जितनी भी सवाल आप उठाते रहे, आफ्टर ऑल ज़ाहिर है कि एक ईमानी नुमाइंदगान तो हैं कि वहाँ पर ही तमाम अहम फैसले होने चाहिए। एक तरफ वो फैसला करते हैं और दूसरी तरफ फिर एक IMF है। तो ये क्या मुआजरा है कि एक तरफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है अब वो शायद अपेरेंटली IMF के नीचे इतने लग गए हैं कि वो जो विल ऑफ द पीपल है उसको इग्नोर करके वो IMF को पहले तरजीह देते हैं। उनको खुश करना अपेरेंटली उनकी प्रायोरिटी एट द मोमेंट। कामरान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक हमेशा से उनका ये एक प्रेफरेंस रही है कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। ये पंजाब की हद तक तो ठीक था, फेडरल गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं चलती। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वजारत ख़जाना में फ्रैंकली उस तरह के वो लोग नहीं हैं जिनकी जो फिंगर हैं वो पल्स के ऊपर हो आवाम की, वो अपना एक ब्यूरोक्रेटिक माइंड के साथ एक टेक्नोक्रेटिक माइंड के साथ फैसले करते हैं और ऐसे फैसले कर जाते हैं जो कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो अपर हाउस का मेंबर हो चाहे लोअर हाउस का हो, अगर वो वहाँ पे हो तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड एक लॉ बना था जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो फिस्कल सिस्टम है उसमें बेहतरी शफाफियत लेके आई जाए, जो बजट बनाने का निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए और उसमें जो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो। उस कानून की एक शिक 3 है जिसके तहत अभी तो अमेंडेड है। ओरिजिनली ये था कि हर साल 15 मार्च तक वजारत खजाना ने वफाकी काबीना से मंजूरी लेनी है बजट स्ट्रेटजी पेपर की। और बजट स्ट्रेटजी पेपर है क्या? ये बेसिकली पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक उसके जो टारगेट्स होते हैं वो सेट करता है, उसके अंदर वो प्रपोज होते हैं, फिस्कल टारगेट्स प्रपोज होते हैं, अगले साल के जो बजट की एलोकेशन है, दिफा में कितना पैसा जाएगा, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में बजट का खसारा क्या होगा, सब्सिडीज कितनी होंगी, ग्रांट्स कितनी होंगी, उसका वो सारे जो अहदाफ हैं 3 साल के, जिसमें जो इमीडिएट बजट होता है और अगले 2 साल के भी, अगले 2 साल के टेंटेटिव और इस साल का, वो वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी लेनी होती है। पहले ये एक डेडलाइन थी कानूनी तौर पर 15 मार्च, कानून को अमेंड किया गया, इसको 15 अप्रैल कहा गया कि 15 मार्च रियलिस्टिक नहीं थी। फिर 15 अप्रैल को भी अमेंड किया गया, कानून में तब्दीली लाई गई कि 15 अप्रैल भी रियलिस्टिक नहीं, 10 मई तक बजट स्ट्रेटजी पेपर का उसका जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट से वफाकी काबीना से लेंगे। 10 मई की डेडलाइन आज लैप्स कर गई है। 10 मई तक वफाकी काबीना से बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी लेनी थी, वजारत खजाना ने नहीं ली। वजह क्या है कि जी वफाकी काबीना की मंजूरी की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये नंबर्स अभी तक IMF ने वेट नहीं किए। तो मतलब इस हद तक हम चले गए हैं IMF के इन्फ्लुएंस में कि हम इस वो एक जो रस्मन भी एक मंजूरी हमने लेनी होती है वफाकी काबीना की, बजट स्ट्रेटजी पेपर है, कोई कानून साजी तो नहीं कर दी ना आपने, नंबर्स हैं बाद में चेंज भी हो सकते हैं, वो भी वजारत खजाना ने लेना गवारा नहीं किया। तो इस हद तक हम लगता है या अंडर प्रेशर हैं या कोई कनावे सा, मुझे इस बात की फ्रैंकली समझ नहीं आ रही कि ये तो आप एक रिस्पेक्ट देते हो काबीना को, काबीना की विजडम लेते हो। वो नंबर्स जो आज वजारत खजाना ने 2 कमरों में बैठ के एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बनाया, वही नंबर्स उठा के वफाकी काबीना के पास ले जाते, उनकी इनपुट ले लेते और इनपुट लेके IMF को पेश कर देते, उसमें कोई बेहतरी होती, चेंज होती, वो हो सकता था, वो हतमी नहीं थे। फिर इसका एक और नुकसान, चूंकि बजट स्ट्रेटजी पेपर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर नेशनल असेंबली और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस वहां पे पेश नहीं हो सकता, तो इलेक्टेड मेंबर्स
जो है उनको भी इख्तियार नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई डिबेट करे। अब IMF की टीम पाकिस्तान आई है, हो सकता है 20-22 मई तक, जब तक वो पाकिस्तान में वो है, वो इसका रिव्यू करेंगे, जायजा लेंगे, उसके बाद ये लेके जाएंगे काबीना के पास और इसकी स्टैंडिंग कमेटीज के पास, और टाइम कितना होगा उसमें चेंज करने का, उसके बाद उनको क्या कहेंगे, ये बात तो तय हो चुकी है IMF के साथ, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो IMF का ये मुतालबा हो सकता है, या IMF बज़ाहिर आपको पता है कि IMF में क्लाउड किन मुल्कों का है? वो मुल्क जो दुनिया भर में अपेरेंटली जमहूरियत की बात करते हैं, जो पार्लियामेंट है उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, और ये तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और अगर जो एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है उसमें वो अगर अपना वो इनपुट देते हैं, तो IMF तो आई एम श्योर कि उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको तो वो उस पर क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे। एक प्रोसेस है, वो ये तो नहीं कहते कि आप प्रोसेस को इग्नोर करें, जी बस हमारी बात माने। तो इसमें डू यू थिंक कि हम खुद भी वीक हैं? एट टाइम्स ये होता है ना कि हमारे सेल्फ क्रिएटेड फियर्स होते हैं कि नहीं, अगर हमने IMF को पहले ऑन बोर्ड ना लिया तो बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बेहतर है कि छोड़ो जी, पहले ही IMF से पूछ लेते हैं। क्या ये वजह भी, ये माइंडसेट भी है? इसमें बिल्कुल भी कामरान IMF को कोई कसूर नहीं है, ये हमारे एक सेल्फ क्रिएटेड फियर्स भी हैं और एक माइंडसेट भी है कि हर चीज़ को छुपा के रखो, दबा के रखो, किसी को पता ना चले। इन्फॉर्मेशन है उसकी एक नाज़रीन एक लाइफ होती है, वो खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद बाहर निकल आती है। बहरहाल IMF का मिशन पाकिस्तान में है, इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी जारी रखेंगे। अगले साल का बजट का हदफ क्या होगा क्या नहीं होगा अभी बहुत टेंटेटिव है, लेकिन कोई एस्टिमेट से ऐसे आ रहे को 17 ट्रिलियन के करीब जो है बजट का हदफ होगा। बहुत बड़ा साइज है बजट का खसारा भी कुछ 6 से 8% के 6.3 से 6.8% के दरमियान रखने की उम्मीद है, बट ये नंबर्स अभी टेंटेटिव है। अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ भी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26 मार्च बशाम में हम जानते हैं कि चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 5 जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे वो जान से गए थे, और उसके बाद ये ख़बरें ज़राए से ये आती रहीं कि इस हमले में एक ऐसा नेटवर्क मुलविस है जिसका ताल्लुक कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान से भी है, और जो खुदकुश हमला आवर था उसका ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान से है। लेकिन सरकारी सतह पर पाकिस्तान ने इससे पहले इसकी तस्दीक नहीं की थी, लेकिन इस हफ्ते जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक की गई कि ये जो बशाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसके जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से भी मिलते हैं, और जो खुदकुश हमला आवर था वो अफ़गान शहरी था। तो इस तरह पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अफ़गान तालिबान की जो वज़ारत ख़ारजा है उनके तर्जुमान का भी रद्द-ए-अमल आया, जिसमें उन्होंने इससे जो इल्ज़ामात हैं या जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद किया, और ये कहा कि ये जो खैबर पख्तून बशाम जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में वाक़ है, जहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों का कंट्रोल है, और पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम देना बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं। एंड शहबाज इम्पॉर्टेंटली उन्होंने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि दाइश अफ़गान तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये कहते हैं कि जो दाइश दहशतगर्द ग्रोह है वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो एक तरफ जो पाकिस्तान इतने अरसे से उन पर दबाव डाल रहा है कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, बजाय कि उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें, उल्टा वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इसकी टाइमिंग, एक तरफ जो अफ़गान तालिबान की वज़ारत दिफा है उनका ये स्टेटमेंट आया कि जी इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और दूसरी तरफ जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, हम कोई अफगानिस्तान में नहीं है। तो इट अपेरेंटली आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन भी लग रही है अफगान तालिबान की भी और TTP की भी? ये बड़ा एक सीरियस चार्ज है। सबसे पहले तो DG ISPR ने इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि उनको जो उसके ट्रेसेस मिले हैं इस अटैक के वो अफगानिस्तान से मिले हैं। बट कामरान, हम क्या समझ नहीं थे कि हम वहीं उसी गोल दायरे में घूम रहे हैं? एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, अभी तक इस मसले का हम हल नहीं तलाश कर पाए। सिक्योरिटी के हवाले से देखें, जब इस तरह का कोई हादसा होता है और जिसमें चाइनीज़ की डेथ होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वक्ती तौर पर कुछ मयज़ भी ले लिए जाते हैं, कुछ ऐसे मयज़ ले लिए जाते हैं जो शायद उस तरीके से रिक्वायर्ड भी नहीं होते, जिसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है। इस वाक़े के बाद 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अब जो एक रशा का एक जोन है जहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं उस जोन को, ये खैबर पख्तूनख्वा में है। अब वहाँ पे एक वेटेड लिस्ट है कि कौन से लोग जो है नेशनल्स वहाँ पे
पाकिस्तानी भी और चाइनीज़ भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स ले लिए गए हैं कि उनको वेटिंग टाइम बहुत बढ़ गया, बजाय इसके को कोऑर्डिनेटेड हो और रिस्क कम हो, वो एक बेहतर तरीके से उनकी जो स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए उसमें समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर बुलेट प्रूफ जो व्हीकल्स है उसके वाले से अब हमने खुद अपने प्रोग्राम में हाईलाइट किया था कि जब ये अटैक हुआ तो लगता है ऐसा था कि ये बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी और बाकी इदारों ने भी वहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शंस इशू की कि आप बुलेट प्रूफ व्हीकल के बगैर मूवमेंट नहीं कर सकते। अब उसमें अब ये एक इशू ये आ रहा है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल में जब वो मूव करना चाहते हैं, एक तो इतनी आपको जो है नंबर्स में आपको ये व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल भी हैं उसका जो डेली का, मुझे किसी ने बताया किसी चाइनीज़ जरिए ने कि डेली का उसका जो रेंट है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया पर डे का उसका रेंट बनता है, तो वो उसमें अपनी जगह पे ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये कॉस्ट यही होती है ना कि आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, और इसीलिए वाई स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आप कह रहे हैं ना कि हम एक ही वो सर्कल में घूम रहे हैं, अब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के करें क्या, अफगान तालिबान तो अब मुसलसल इनकारी हैं, उसमें शायद एक सिल्वर लाइनिंग जो ये जो चाइनीज़ वाला हमला हुआ, तो क्योंकि पाकिस्तान तो ये कह रहा है और उसमें ऑब्वियसली जो चीन के तहकीकाती इदारे हैं, जो उनके जो एहलकार हैं, उनको भी पाकिस्तान अपडेट रख रहा है, वो मिल के तहकीकात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे ज़राए ने बताया कि चाइनीज़ भी कन्विंस्ड हैं कि कोई अफगानिस्तान का रोल है। अब चीन की जो सिफारतकारी है अनलाइक पाकिस्तान या बाकी मुल्क, वो थोड़ी मुख्तलिफ है, वो पब्लिकली बावजूद उसके जो भी कंसर्न्स हों पाकिस्तान को लेकर के भी, ये सिक्योरिटी के उनके सीरियस इश्यूज़ हैं, लेकिन वो पब्लिकली उसका इजहार नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ ये मुझे पता चला है कि ये जो बशाम वाला वाक़या हुआ, तो उसके बाद चाइनीज़ ने खामोशी के साथ ये मामला टेकअप किया है अफगान तालिबान के साथ, और उनसे ये कहा है कि वही बात कि ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकन्स्ट्रक्शन, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी मईशत में हम अपना हिस्सा डालें, तो ये जो मामला है सिक्योरिटी वाला, ये जो दहशतगर्द ग्रोहों वाला, इसको आपको टैकल करना चाहिए। अब पाकिस्तान जब जब ये मुतालबा करता रहा, अफगान तालिबान ने तो उसको हवा में उड़ा दिया। अब चीन आई थिंक अफगान तालिबान के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या चीन उनकी बातों को भी नज़रअंदाज करेगा? आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं, आपने सही कही, सिल्वर लाइनिंग ये बनती है क्योंकि इस वक्त अगर कोई मेजर कोई सपोर्ट मिल रही है उनको डिप्लोमेटिकली भी, वो चाइना से मिल रही है। तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इश्यूज हैं जो कि रहेंगे अभी कुछ अरसे में, लग रहा है जिस तरह के हालात हैं, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन आ रही हैं, चाइनीज़ कैन प्ले वेरी इफेक्टिव रोल, और चाइनीज़ जिस तरीके से उनकी अब सेंसिटिविटी बढ़ गई है अपने शहरियों को लेकर, तो आई होप कि वो वाला जो रोल है वो ज़्यादा इफेक्टिवली प्ले हो। ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए ना, देखें जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, खास करके बलोच दहशतगर्द ग्रोह और जिस तरह मजीद ब्रिगेड है, जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, गवादर पोर्ट और बाकी जो जगह हैं जिनको निशाना बना रहे हैं, तो उसके शवाहिद भी मौजूद हैं कि वो भी अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो चाइनीज़ का ये इंटरेस्ट है, क्योंकि अब अफगान तालिबान वहाँ पर इक़्तिदार में है, कि ना सिर्फ वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनके जो अपने कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो थ्रेट हैं चाइनीज़ के लिए, उनके खिलाफ, बल्कि ऐसे तमाम ग्रोह जो इमीडिएटली चाइनीज़ इंटरेस्ट के लिए ख़तरा हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर शायद अगर पाकिस्तान की लेवरेज ने काम नहीं किया तो चीन की लेवरेज जो है वो काम कर जाए। बट अगेन जो लोग अफगान तालिबान की माइंडसेट से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि वो बड़े रिजिड हैं, सम टाइम किसी बात पे वो अड़ जाएं तो मानते नहीं हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो नेचुरली फिर अल्टीमेटली उनको फिर लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान हो सकता है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।